तो इस एनीमे में हम लोग एक ऐसे लड़के की कहानी को फॉलो करेंगे जो ह्यूमन वर्ल्ड में एक चोर के हाथों चाकू लगने की वजह से मर जाता है और दूसरी दुनिया में एक स्लाइम मॉन्स्टर के तौर पे दोबारा जिंदा हो जाता है, जिसके पास बहुत ही खतरनाक स्किल्स थी। वो इन स्किल्स का इस्तेमाल करता है और उस दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैगन स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा को खा जाता है और मॉन्स्टर्स का पूरा एक किंगडम बना के उस दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग साइतो नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपनी लाइफ में तो वेल सेटल था, बस उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो रोड पे चल ही रहा था कि तभी वो अपने एक जूनियर से मिलता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को शहर घुमा रहा था। वो उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वहां पर एक चोर आ जाता है जिसके हाथ में चाकू था। वो उन दोनों पे हमला करता है और साइतो हीरो बन के उन्हें बचाने की कोशिश करता है और उनके आगे आ जाता है। चाकू सीधा साइतो के लग जाता है और साइको वहीं पर गिर जाता है। चाकू लगने की वजह से साइतो का बहुत ज्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है जो जैसा साइतो को फील हो रहा था उसी के मुताबिक साइतो को डिफरेंट स्किल्स एक्वायर करके दे रही थी। जैसे साइतो को गर्मी लग रही थी तो वो कहती है कि हीट रेजिस्टेंस एक्वायर हो चुकी है, स्टैब रेजिस्टेंस एक्वायर हो चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स वो एक्वायर करती है, जिनमें कोल्ड रेजिस्टेंस, सेज एंड ग्रेट सेज और यूनिक स्किल प्रेडेटर शामिल थी। तभी साइतो की डेथ हो जाती है और वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। साइतो अपने हाथ पांव महसूस नहीं कर पा रहा था और ना ही हिल पा रहा था। तभी वो महसूस करता है कि वो एक पत्थर के अंदर लगा है और एक ग्लास पे गिरा है जिसको फोर्डन ने उसने डिसॉल्व कर दिया है। साइतो को पहले तो कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि वो उस दुनिया में मर चुका है और इस दुनिया में दोबारा रीइंकार्नेट हुआ है, लेकिन अब वो एक स्लाइम बन चुका है। साइतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी साइतो को वही आवाज सुनाई देती है जो उसे मरते वक्त सुनाई दी थी। वो उसे साइतो की प्रेडेटर स्किल के बारे में बताती है जिसकी मदद से साइतो कुछ भी खा सकता था, और साथ ही साथ सेज और ग्रेट सेज स्किल की मदद से साइतो उसकी डुप्लीकेट भी बना सकता था और साथ ही साथ उससे कोई अच्छी चीज़ भी बना सकता था। साइतो ये सुन के बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और जो उसने अभी ग्रास खाई है उसके बारे में ग्रेट सेज से पूछता है। वीर से जिसके जवाब में साइतो को बताता है कि ये एक हिप्पोकुत्ते जड़ी बूटी है जो हीलिंग पोशन में बहुत ज़्यादा काम आती है। उनके साइतो बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है और इर्द गिर्द सारी ग्रास को खाना शुरू कर देता है और साथ ही साथ उससे हीलिंग मेडिसिन भी बनाता जाता है। तभी वो एक पत्थर पे जाके लगता है और वो पत्थर के बारे में ग्रेट से पूछता है तो वो बताता है कि ये भी एक मैजिकल स्टोन है जो बहुत ज़्यादा मैजिकल के संपर्क में आने की वजह से पैदा हो चुका है। साइतो सोचता है कि ये भी शायद उसके कहीं काम आ जाए और उसे भी खा लेता है। इसके बाद साइतो इर्द-गिर्द की सारी ग्रास को खा ही रहा था कि तभी वो एक पानी के तालाब में गिर जाता है। अब स्लाइम होने की वजह से वो तैर तो सकता नहीं था, तो वो डूबता जाता है। लेकिन तभी साइतो को अपनी प्रेडेटर स्किल याद आती है जिसकी वजह से वो कुछ भी खा सकता था। साइतो बहुत सारा पानी अपने मुँह में भरता है और एक साथ छोड़ता है, जिस वजह से वो वाटर प्रोपल्शन स्किल को तो एक्वायर कर लेता है, लेकिन वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाता और जाके एक दीवार में बजता है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। लेकिन पेन नलिफिकेशन स्किल की वजह से उसे दर्द नहीं होता, लेकिन उसकी बॉडी फिर भी 10% डैमेज लेती है। वेल स्टेट फौरन ही सेल्फ रिजेनरेशन की मदद से साइतो को ठीक कर देता है, जिससे साइतो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। तभी साइतो को एक आवाज़ सुनाई देती है, ए नन्हे स्लाइम, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सुनने के बाद साइतो अपने दिमाग में सोचता है कि भाई साहब, ये है कौन जो मेरे साथ इस तरीके से बात कर सकता है। साइतो का ना तो मुंह था और ना ही आंखें थी, इसलिए वो देख और बोल नहीं सकता था, लेकिन वो मॉन्स्टर साइतो की बात सुन लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से बात करने की। साइतो ये सुनकर डर जाता है और वो अपने दिमाग में सोचता है कि भाई साहब देखो, ना तो मेरे पास मुंह है और ना ही मेरे पास आंखें हैं, तो ना तो मैं देख सकता हूँ ना ही बोल सकता हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बात समझ जाओगे। जिस पे वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा हंसना शुरू करता है और कहता है कि मैं तुम्हें आंखें दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी कि तुम मेरे से डरोगे नहीं। जिस पे साइतो फौरन ही मान जाता है, जिस पे वो मॉन्स्टर साइतो को बताता है कि ये दुनिया बहुत सारे छोटे छोटे मैजिक्यूल से बनी है। अगर तुम किसी तरीके से इन मैजिक्यूल्स को सेंस कर लेते हो तो तुम खुद ही देख पाओगे। जिस पे साइतो ग्रेट सेज की मदद लेता है और फौरन ही मैजिक सेंस एक्वायर कर लेता है। जैसे ही साइतो मैजिक सेंस को अप्लाई करता है तो फौरन ही इर्द गिर्द देख पा रहा होता है, जिससे साइतो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी जैसे ही वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो साइतो की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि ये मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, वो था वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट ड्रैगन फ्रॉम ड्रैगन वेल्डोरा, जो कि यहाँ पर कैद में था। साइतो वेल्डोरा को देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, तो वेल्डोरा साइतो को कहता है, क्या तुम मेरे से डर रहे हो? तुमने भी मेरे साथ वादा किया था कि तुम मेरे से डरोगे नहीं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो खुद को कंफर्टेबल कर रहा था, अभी अभी आंखें आई है ना। तभी वेल्डोरा एक चीज़ नोटिस करता है कि अब तक वो जिससे बात कर रहा था वो तो एक स्लाइम मॉन्स्टर है जिनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा लो होती है। वेल्डोरा तभी साइतो से पूछता है कि वो असल में है कौन, जिसपे साइतो भी उसे सच सच बता देता है कि वो एक ह्यूमन था और उस दुनिया में मरने के बाद वो यहाँ पर एक स्लाइम मॉन्स्टर के तौर पे दोबारा पैदा हुआ है।
वेल्डोरा को ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि आज तक वेल्डोरा बहुत सारे अदर वर्ल्डर्स से तो लड़ चुका है, लेकिन कोई भी उस दुनिया से मरकर यहाँ पे ज़िंदा नहीं हुआ। अदर वर्ल्डर का नाम सुन के रीमुलू पूछता है कि यहाँ पे मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। इस पे वेल्डोरा बताता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे अदर वर्ल्डर हैं जिन्हें दूसरी दुनिया से यहाँ पर समन किया जाता है। जब 30 से ज़्यादा जादूगर कई दिन तक रिचुअल करते हैं तो उस दुनिया से एक इंसान को समन कर पाते हैं जिसके पास बहुत ही खतरनाक स्किल्स होती हैं। वो उसके ऊपर एक शराब डाल के उसे एक ह्यूमन वेपन के तौर पे यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिसके बाद वेल्डोरा बताता है कि आज से तकरीबन 300 साल पहले जब वेल्डोरा ने गलती से एक टाउन को तबाह कर दिया था। गलती से तबाह कर दिया था? अरे हाँ, गलती से। मेरी बात ना काटो, पहले पूरी बात सुन लो। जब मैंने गलती से एक टाउन को तबाह कर दिया था तो मुझे रोकने के लिए एक ह्यूमन हीरो आई थी जो कि खुद सामन थी। पहले तो मैंने उसे कमज़ोर समझा, लेकिन जब मैंने अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल कर ली तब भी मैं उसे हरा नहीं पाया, और ना सिर्फ उसने मुझे हराया बल्कि इनफाइनाइट इम्प्रिजनमेंट से मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए कैद कर दिया, और तब से 300 साल गुजर गए हैं और अब भी मैं यहाँ पर कैद हूँ। जिस पर साइतो को वेल्डोरा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ 37 ईयर अकेला रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड कोई नहीं थी और वेल्डोरा यहाँ पर 300 साल से कैद है। साइतो वेल्डोरा से पूछता है कि क्या वो साइतो का दोस्त बनना पसंद करेगा, जिस पर वेल्डोरा फ़ौरन ही मान जाता है। इसके बाद साइतो दोस्ती निभाता हुआ एक ग्रेट सेज की वजह से इनफाइनाइट इम्प्रिजनमेंट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। जिसके ऊपर ग्रेट सेज साइतो को बताता है कि अगर इनफाइनाइट इम्प्रिजनमेंट को तोड़ना है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसे डिस्ट्रॉय करे तो शायद वेल्डोरा आज़ाद हो सकता है। साइतो जैसे ही वेल्डोरा को बताता है तो वेल्डोरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद साइतो एक प्लान बताता है जिसके अंदर वो अपनी प्रेडेटर स्किल की मदद से वेल्डोरा को इनफाइनाइट इम्प्रिजनमेंट के साथ ही अपने पेट में हिफाजत से रखेगा। इस दौरान वेल्डोरा अंदर और साइतो बाहर से इनफाइनाइट इम्प्रिजनमेंट को तोड़ेंगे, और जैसे ही ये टूटेगा साथ ही वेल्डोरा आज़ाद हो जाएगा। वेल्डोरा ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वो साइतो को एक नाम देगा, और साथ ही साथ साइतो को भी वेल्डोरा को एक नाम देना होगा। साइतो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वेल्डोरा को टेम्पेस्ट का नाम देता है, जिसे सुन के वेल्डोरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वेल्डोरा भी साइतो को अपनी ही फैमिली का नेम देता है जो कि होता है रिमुरु टेम्पेस्ट। तो गाइज अब से मैं साइतो को रिमुरु कहूँगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद रिमुरु अपनी प्रेडेटर स्किल का यूज़ करता है और फ़ौरन ही वेल्डोरा को खा जाता है। ये काम इतनी जल्दी होता है कि रिमुरु को खुद भी यकीन नहीं आता, और वो कहता है कि यार मैं यहाँ पे इतनी देर टाइम पास फिर कर क्यों रहा था। इसके बाद फ़ौरन ही रिमुरु इस गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे कई सारे दिन भी लग जाते हैं, और साथ ही साथ वो वाटर के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते करते काफ़ी सारी स्किल भी हासिल कर लेता है, जिनमें वाटर मूवमेंट, वाटर स्लैश और साथ ही साथ वाटर मैनिपुलेशन शामिल है। रास्ता ढूंढते ढूंढते एक दिन वो अचानक ही एक मॉन्स्टर के सामने आ जाता है जो होता है ब्लैक सर्पेंट। लेकिन वेल्डोरा को देखने के बाद रिमुरु को इससे ज़्यादा डर नहीं लगता, और उसके हमले से बचते ही वाटर स्लैश के साथ उसको मार डालता है। रिमुरु सोचता है कि अगर वो ब्लैक सर्पेंट को खाएगा तो उसे ब्लैक सर्पेंट की भी पावर्स मिल जाएंगी, जिस पर जैसे ही वो ब्लैक सर्पेंट को खाता है साथ ही उसे हीट सेंस और साथ ही साथ पॉइजनस ब्रेथ की स्किल मिल जाती है। इसके बाद रिमुरु काफ़ी सारे मॉन्स्टर को डिफीट करता जाता है और उनकी स्किल्स एक्वायर करते करते फाइनली वो केव के एग्जिट गेट पे पहुंच जाता है। जैसे वो गुफा से निकलने वाला था तभी उसे गुफा का दरवाज़ा खुलता हुआ नजर आता है। उस दरवाजे में से कुछ इंसान अंदर आते हैं जो एडवेंचरस थे, जो दरअसल यहाँ पे वेल्डोरा की गुफा की जांच करने आए थे। रिमुरु को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वेल्डोरा की गायब हो जाने से क्या होगा, क्योंकि वेल्डोरा जिस गुफा में गया था वो जूड़ा नाम के एक फॉरेस्ट के अंदर थी, और उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे और मुल्क भी लगते थे, और वेल्डोरा के गायब हो जाने से काफ़ी सारे मॉन्स्टर भी बेकाबू हो सकते थे। वो जैसे ही अंदर आते हैं तो अपनी एक स्किल की मदद से गायब हो जाते हैं। रिमुरु उन्हें देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है, लेकिन उन पर ज़्यादा गौर नहीं करता और वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। गुफा से निकलने के बाद रिमुरु बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो कई दिनों के बाद खुले आसमान के नीचे सांस ले पा रहा था। जैसे ही रिमुरु थोड़ा आगे जाता है तो तभी उसके सामने काफ़ी सारे गोब्लिन आ जाते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। गोब्लिन रिमुरु को देख के बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, तो रिमुरु अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। मैं हूँ रिमुरु, एक प्यारा सा स्लाइम। लेकिन रिमुरु इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि वो सारे गोब्लिन डर के रिमुरु के सामने सर झुका लेते हैं। इसके बाद गोब्लिन्स रिमुरु को अपने गांव लेके जाते हैं, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। गांव का मुखिया रिमुरु को पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से 1 महीना पहले इनके रक्षक यानी वेल्डोरा अचानक से गायब हो गए हैं, और वेल्डोरा के गायब होने के साथ ही काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स ने गोब्लिन्स पे हमला कर दिया है। डाइड वुल्फ्स नाम के मॉन्स्टर्स ने गोब्लिन्स पे हमला किया था, और उनको रोकने के लिए काफ़ी सारे गोब्लिन्स मर गए, जिनमें से मुखिया का बड़ा बेटा भी शामिल था जिसका नाम रिगर्ड था। गांव का मुखिया रिमुरु से भीख मांगता है कि वो उनकी हिफाजत करे, जिस पे रिमुरु कहता है कि वो तो एक छोटा सा स्लाइम है, इसलिए वो उनसे ज़्यादा उम्मीद मत रखें।
जिसपे मुखिया हंसता है और कहता है कि वो रीमुरू की असल ताकत को जानता है जो उसके जिस्म से निकल रही है। जिसपे रीमुरू बहुत हैरान होता है और ग्रेट से कहता है कि वो अपने मैजिकल पावर को देखना चाहता है। और जैसे ही ग्रेट से रीमुरू को उसकी पावर दिखाता है तो ये देख के रीमुरू के पसीने छूटने लगते हैं। रीमुरू फौरन ही अपने इर्द गिर्द जितनी भी उसकी एनर्जी निकल रही थी उसे अब्जॉर्ब करता है और कहता है कि ठीक है, मैं आप सबकी मदद करने को तैयार हूँ। रीमुरू इसके बाद सबसे पहले घायलों के पास जाता है और एक मरीज को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर अपनी बॉडी के अंदर ही दवाई लगाता है जो उसने हिप्पोक्रेटिस जड़ी बूटी से बनाई थी। जैसे ही उस गोबलिन की दवाई लगती है तो वो पूरा ही ठीक हो जाता है, जिसपे रीमुरू बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसके बाद एक एक करके सभी को दवाई लगाकर ठीक कर देता है, जिस पर सभी गोबलिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद रीमुरू गोबलिन से कहता है कि उसे इस गांव के इर्द गिर्द एक फेंस लगानी होगी जो कि एक बैरियर का काम करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायर वुल्फ हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे होते हैं और रात होते ही डायर वुल्फ हमला करने आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो वो देखते हैं कि रीमुरू ने गांव के इर्द गिर्द एक फेंस लगाई हुई है और खुद वो सामने खड़ा है। डायर वुल्फ का लीडर उन्हें हमला करने के लिए कहता है, लेकिन गोबलिन्स तीर मारकर काफ़ी सारे डायर वुल्फ को जख्मी कर देते हैं। और इसके अलावा रीमुरू ने काफ़ी सारे ट्रैप्स भी लगाए थे जिसकी मदद से काफ़ी सारे डायर वुल्फ खत्म हो जाते हैं। जिसे देखकर डायर वुल्फ का लीडर गुस्से में पागल हो जाता है और फौरन ही रीमुरू के ऊपर हमला कर देता है। वो भागकर काफ़ी सारे ट्रैप्स को तोड़ता है, रीमुरू के ऊपर छलांग लगा के हमला करता है, लेकिन रीमुरू अपने थ्रेड्स की मदद से उसे हवा में रोक देता है और वाटर स्लैश की मदद से उसका गला काट देता है। ये देखने के बाद सारे डायर वुल्फ डर जाते हैं तो रीमुरू उनसे कहता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो मेरे हाथों मर जाओ या फिर वापस जंगल में चले जाओ। लेकिन इस पे वो डायर वुल्फ कोई भी रिएक्शन नहीं देते तो रीमुरू फौरन ही डायर वुल्फ के लीडर को ऑब्जर्व करके एक वुल्फ बन जाता है और एक स्किल मैनेस का यूज़ करता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। रीमुरू इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि सारे डायर वुल्फ डर जाते हैं और उसके सामने सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि वो भी रीमुरू से प्रोटेक्शन चाहते हैं। रीमुरू को ये कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी उसे उन सबको भी रखना पड़ता है। सुबह हो जाती है और रीमुरू देखता है कि अब उसके पास सिर्फ गोबलिन नहीं बल्कि डायर वुल्फ भी हैं जिन्हें उनसे बचाना है। रीमुरू डायर वुल्फ और गोबलिन्स के दरमियान दोस्ती करवा देता है और उन दोनों को एक साथ मिलकर रहने के लिए कहता है। इसके बाद रीमुरू गोबलिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें उनके नाम नहीं पता होता है, जिसपे जैसे ही वो उनके नाम पूछता है तो गाँव का मुखिया बताता है कि मॉन्स्टर्स के कोई भी नाम नहीं होते। तो रीमुरू कहता है कि वो इन सबको नाम भी दे देगा, जिसे सुन के सारे गोबलिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक लाइन बनाकर रीमुरू के सामने खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले गांव का मुखिया और उसका बेटा आता है जिसे रिगर्ड और रीगुरू का नाम मिलता है। इसके बाद काफ़ी सारे और गोबलिन आते हैं और रीमुरू सबके मिलते जुलते नाम रख रहा था, जैसे गोबूता, गोबूसो, गोबूते। रीमुरू सबके मिलते जुलते नाम रख रहा था और इसी के साथ साथ रीमुरू सबके नाम रख देता है। अब बारी थी डायर वुल्फ के नाम रखने की, जिसपे डायर वुल्फ भी बहुत ज़्यादा खुश थे और वो सबसे पहले उनके लीडर के बेटे को बुलाता है। रीमुरू सोचता है कि वो डायर वुल्फ के बेटे का नाम अपनी फैमिली टेम्पेस्ट के नेम पे रखेगा और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसका नाम रांगा रख देता है। जैसे रीमुरू डायर वुल्फ का नाम रखता है फ़ौरन ही बेहोश हो जाता है। देर से पीछे से आवाज़ देता है कि बहुत ज़्यादा मैजिकल्स इस्तेमाल करने की वजह से बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है और अब स्लीप मोड में जा रही है। गोबलिन्स इस दौरान रीमुरू की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं और हमें पता चलता है कि रीमुरू पूरे 3 दिन बाद होश में आता है। अरे वाह! मैं तो पूरे तरीके से ठीक हो गया हूँ, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। तभी रीमुरू देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत गोब्लिन लड़की खड़ी है। जिसे देखने के बाद रीमुरू भी सोचने लगता है कि ये तो इस गाँव में नहीं दिखी थी। जैसे ही वो लड़की देखती है कि रीमुरू को होश आ गया, वो कहती है कि मैं अभी मुखिया जी को बुला के लाती हूँ। जैसे रिगर्ड आता है तो रीमुरू देख के बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है कि ये वही रिगर्ड है जो उस दिन तकरीबन मरने ही वाला था, लेकिन आज तो इसकी बॉडी ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिगर्ड बताता है कि ये नाम मिलने की वजह से हुआ है, नाम मिलने से मॉन्स्टर इवॉल्व हो जाते हैं। रीमुरू के होश में आ जाने की वजह से पूरा गांव बहुत ज़्यादा खुश था और खुशियाँ मनाने लगते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि सारे के सारे डायर वुल्फ भी अपग्रेड हो गए हैं, जिस पे रीमुरू रांगा से पूछता है कि उसने तो सिर्फ रांगा का ही नाम रखा था, लेकिन सारे डायर वुल्फ किस तरीके से अपग्रेड हो गए। तो रांगा बताता है कि डायर वुल्फ की सोल एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो जैसे ही रांगा अपग्रेड हुआ साथ ही सारे डायर वुल्फ भी अपग्रेड हो गए, जिस पे रीमुरू भी खुश होता है। इसके बाद रीमुरू सारे गोब्लिन्स और डायर वुल्फ को इकट्ठा करता है और उन्हें इस गांव में रहने के 3 रूल्स बताता है। सबसे पहला रूल, किसी भी इंसान पर हमला नहीं करना। दूसरा रूल, आपस में किसी पे हमला नहीं करना। तीसरा रूल, दूसरी जातियों के साथ भेदभाव नहीं करना, जिस पे सब लोग मान भी जाते हैं। इसके बाद रीमुरू बताता है कि उन्हें इस गांव को स्टेबल रखने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों का इंतजाम करना होगा, जो कि है रोटी, कपड़ा, मकान। जिसके लिए रीमुरू डिफरेंट टीम्स बताता है, जो कि होती है सर्वेलेंस टीम और फूड कलेक्टिंग टीम।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गोब्लिन्स ना तो अच्छे से मकान बना सकते थे और ना ही यहाँ पर किसी को कपड़ा बनाना आता था। गोब्लिन जो भी मकान बनाते वो फ़ौरन ही गिर जाते। जिस पे रीमुरो रिगर्ड से पूछता है कि इससे पहले वो कपड़े कहाँ से बनवाते थे, जिस पर रिगर्ड बताता है कि वो इससे पहले कपड़े ड्वार्गोन किंगडम से लेते थे, जो कि ड्वार्फ्स का एक किंगडम है। ड्वार्फ का नाम सुन के रीमुरो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अब तो वहाँ पर जाके ही रहेगा। अगले दिन रीमुरू, रिगुरु और उसके साथ 2 गोब्लिन वॉरियर्स ड्वार्गोन के लिए निकल जाते हैं। इनके साथ गोबुता भी जाता है क्योंकि वो इससे पहले एक दफ़ा ड्वार्गोन चले गया था। रांगा और उसके साथी रीमुरू की टीम को बहुत तेज़ी से ड्वार्गोन किंगडम की तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं। शाम को जब सब आराम के लिए रुकते हैं तो रीमुरू रांगा के पास जाता है और उससे पूछता है कि कहीं वो रीमुरू से नफरत तो नहीं करता क्योंकि रीमुरू ने उसके बाप को मारा है। जिस पे रांगा बताता है कि कभी-कभार उसके ज़हन में ये ख्याल आता है, लेकिन रीमुरू ने ना सिर्फ उन्हें छोड़ दिया और साथ ही साथ उनको नाम भी दिए। इसलिए वो रीमुरू की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है और पूरी ज़िंदगी उसकी वफ़ादारी करेगा। जिसे सुन के रीमुरू भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसी के साथ वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में रीमुरू रिगुरु और गोबुता से ड्वार्गोन किंगडम के बारे में पूछता है कि वो किस तरीके का शहर है। जिस पे रिगुरु बताता है कि ड्वार्गोन किंगडम एक न्यूट्रल फ्री सिटी है और वो बहुत ही अच्छा शहर है। वहाँ पे ना सिर्फ डॉर्फ बल्कि ह्यूमंस और एल्फ भी हैं और साथ साथ हम जैसे मॉन्स्टर्स भी हैं। ड्वार्गोन की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहा जाता है कि पिछले 1000 सालों से वो किसी से भी नहीं हारी। ये सुनने के बाद यूरो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एल्व्स ही चल रही होती हैं। इसके बाद ये और भी तेज़ी से सफ़र को जारी रखते हैं और 3 दिन के अंदर ये ड्वार्गोन किंगडम पहुंच जाते हैं, जहां पर गोब्लिन्स को पूरे 2 महीने लगते थे। रीमुरू रिगुरु और दोनों गोब्लिन्स वॉरियर को ऑर्डर देता है कि वो जंगल में रीमुरू का इंतजार करे और ड्वार्गोन किंगडम में सिर्फ रीमुरू और गोबुता ही जाएंगे। रीमुरू और गोबुता दोनों लाइन में लग जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कुछ एडवेंचर्स आ जाते हैं और वो रीमुरू को परेशान करने लगते हैं। रीमुरू पहले तो उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन वो रीमुरू को इतना ज़्यादा तंग कर रहा था कि रीमुरू को भी गुस्सा आ जाता है। रीमुरू गोबुता को अपनी आंख और कान बंद करने के लिए कहता है और फौरन ही डायर वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब रंगा के अपग्रेड होने की वजह से रीमुरू भी अपग्रेड हो चुका था। जैसे ही वो रीमुरू की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो साथ ही अपने साथियों को बुला लेते हैं और वो बहुत ही खतरनाक अटैक रीमुरू के ऊपर करते हैं। रीमुरू इन्हें देख के थोड़ा चौंक तो जाता है, लेकिन वो अटैक रीमुरू का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते। लेकिन रीमुरू सिर्फ एक दफ़ा अपनी स्किल मैनेस का यूज़ करके दहाड़ता है और वो सब के सब उड़ जाते हैं। इसके बाद ग्रेड सेज फौरन ही रीमुरू को नुकसान गिनाना शुरू कर देता है कि 16 लोग भाग गए, 68 कन्फ्यूजन में हैं और 92 बेहोश हो चुके हैं। जिस पर रीमुरू इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मुझे नुकसान गिनाना बंद करो। तभी यहाँ पे ड्वार्फ आर्मी आ जाती है और रीमुरू और गोबुता को अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्वार्फ आर्मी का कैप्टन रीमुरू के साथ बात कर रहा था और कहता है कि गवाहों से हम लोगों को पता चल चुका है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, वो ही तुम्हें पहले परेशान कर रहे थे। लेकिन इससे पहले वो रीमुरू को आज़ाद करता है, तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है, उसे बताता है कि माइन के अंदर एक मॉन्स्टर आ चुका है और वहाँ पर ड्वार्फ ब्रदर्स फंसे हुए हैं। जैसे ही वो ड्वार्फ ब्रदर का नाम सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और फ़ौरन ही हीलिंग पोशन का इंतज़ाम करने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर बताता है कि हीलिंग पोशन सिर्फ जंग के लिए रखे हुए हैं। कैप्टन कहता है कि कहीं से भी हीलिंग पोशन का इंतज़ाम करो, ड्वार्फ ब्रदर मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और मैं उनकी हिफाजत के लिए कुछ भी करूँगा। तभी रीमुरू अपने जेल से बाहर आ जाता है, जिस पे कैप्टन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन तभी रीमुरू उनको एक ड्रम भर के हीलिंग पोशन का दे देता है। जिसे देखने के बाद कैप्टन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो ड्रम लेके वहाँ से चले जाता है और रीमुरू को कहता है कि वो जेल के अंदर उसका इंतज़ार करे, वो थोड़ी देर में उसे आगे छुड़ा लेगा। इसके बाद शाम हो जाती है और कैप्टन ड्वार्फ ब्रदर्स के साथ रीमुरू को मिलने आता है। ड्वार्फ ब्रदर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रीमुरू को बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रहे होते हैं। एक भाई बताता है कि उस मॉन्स्टर ने उसका हाथ काट दिया था, तो अगर वो ठीक भी हो जाता तब भी वो काम नहीं कर सकता, लेकिन रीमुरू की दवाई की वजह से उसका हाथ दोबारा हो गया है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रहा होता है रीमुरू का। इसके बाद कैप्टन रीमुरू को आज़ाद कर देते हैं और उसे खाना खिला रहे होते हैं। कैप्टन रीमुरू से पूछते हैं कि वो उसकी इस मदद के बदले क्या कर सकता है, तो रीमुरू उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि उसे एक अच्छे लोहार की ज़रूरत है जो उसे घर बनाने और साथ ही साथ हथियार बनाने में मदद करेगा। जिसे सुनने के बाद कैप्टन कहता है कि मैं एक ऐसे लोहार को जानता हूँ जो तुम्हारी इस काम में पूरी मदद कर सकता है। कैप्टन रीमुरू को ड्वार्गोन के सबसे माहिर कारीगर काइजिन के पास ले जाते हैं, जो उनका असल में बड़ा भाई था। पहले तो काइजिन रीमुरू की बात भी नहीं सुन रहा था, लेकिन तभी पीछे ड्वार्फ ब्रदर्स आ जाते हैं और वो रीमुरू को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करने लगते हैं क्योंकि रीमुरू ने उनकी जान बचाई थी। जैसे ही काइजिन को ये पता चलता है कि रीमुरू ही वो शख्स है जिसने ड्वार्फ ब्रदर्स की जान बचाई थी, तो वो अपना सर झुका कर रीमुरू को सॉरी बोलता है
और साथ ही साथ रिमरू की पूरी बात सुनता है। काइजिन रिमरू की मदद तो करना चाहता था, लेकिन वो इस वक्त मजबूर था क्योंकि एक मंत्री वेस्टा ने जंग में इस्तेमाल करने के लिए 20 मैजिकल तलवारों का ऑर्डर काइजिन को दिया था। काइजिन पहले तो ये ऑर्डर ले नहीं रहा था, लेकिन मंत्री वेस्टा ने काइजिन को भड़का दिया। वो कहता है कि तुम ड्वार्गोन के सबसे माहिर कारीगर हो और तुमसे 20 तलवारें भी नहीं बन सकती, तो किस तरीके के कारीगर हो तुम। ये सुनने के बाद काइजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फ़ौरन ही इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। पर मुसीबत ये थी कि मैजिकल स्वॉर्ड बनाने के लिए मैजिकल स्टोन की ज़रूरत होती है और उसी स्टोन को ढूंढने के लिए ड्वार्फ ब्रदर माइन में गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर वो स्टोन नहीं मिला। अब ना तो इनके पास सामान पूरा है और ना ही टाइम ज़्यादा है। जैसे ही रिमरू मैजिकल स्टोन का नाम सुनता है तो वो बहुत ही ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि वेल्डोरा की गुफा से इसने बहुत सारा मैजिकल स्टोन भी खा लिया था। तभी रिमरू अपने मुंह से मैजिकल स्टोन को बाहर निकालता है, जो अब मैजिकल स्टील में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। मैजिकल स्टील को देखते ही काइजिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अब तो मेरा काम बन जाएगा, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, तुम बस बताओ तुम्हें चाहिए क्या। रिमरू काइजिन को कहता है कि उसे एक अच्छे लोहार की ज़रूरत है और साथ ही साथ उसे कुछ हथियार चाहिए, यही उनकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। काइजिन रिमरू को कहता है ये सब वो उस पे छोड़ दे और बस ये मैजिकल स्टील काइजिन को दे दे, जिस पे रिमरू फ़ौरन ही मान जाता है। रिमरू काइजिन से पूछता है कि अभी तक उसने कितनी मैजिकल स्वॉर्ड्स बना ली हैं, जिस पे काइजिन बताता है कि उसने अभी तक सिर्फ एक ही मैजिकल स्वॉर्ड बनाई है। तो रिमरू कहता है कि वो मैजिकल स्वॉर्ड मुझे दिखाओ। जैसे ही वो मैजिकल स्वॉर्ड रिमरू को दिखाई जाती है तो रिमरू फ़ौरन ही उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है और ग्रेट सेज को उसको इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। जैसे ही ग्रेट सेज की इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है तो रिमरू उसे डुप्लीकेट करके वैसी ही 20 तलवारें बना देता है। जिसे देखने के बाद काइजिन और ड्वार्फ ब्रदर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और काइजिन कहता है कि वो रिमरू को पार्टी देना चाहता है एल्फ्स क्लब में। इसे सुनने के बाद पहले तो रिमरू मना करता है, लेकिन ड्वार्फ ब्रदर और काइजिन के चिढ़ाने पे रिमरू भी मान जाता है। सीन चेंज होता है और हमें एल्फ्स का बार दिखाया जाता है जिसका नाम बटरफ्लाई ऑफ द नाइट्स है। काइजिन, ड्वार्फ ब्रदर और रिमरू उस क्लब के अंदर जाते हैं। जैसे ही एल्फ्स रिमरू को देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे सीने से लगा लेती हैं। कभी एक एल्फ रिमरू को उठाती है तो कभी दूसरी। रिमरू सोच रहा होता है कि अच्छा, यही होती है जन्नत, मैं बहुत खुश हूँ, अब तो चाहे मैं मर भी जाऊँ तो कोई अफसोस नहीं है। काइजिन रिमरू से कहता है कि तुम तो यहाँ आने से पहले बड़े नखरे कर रहे थे और अब सबसे ज़्यादा एंजॉय भी तुम ही कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको बुरा ना लग जाए। काइजिन और ड्वार्फ ब्रदर रिमरू को चिढ़ाने के लिए उसे थम्स अप का इशारा करते हैं, जिससे रिमरू भी चिढ़ जाता है। रिमरू को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन तभी एक एल्फ लड़की रिमरू को हाथ से अजीब से इशारे करके कहती है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। रिमरू ये देख के कुछ और इमेजिन करने लगता है और कहता है कि किस तरह की मदद। तभी वो एल्फ लड़की एक ग्लोब को निकालती है, जिसे देखते रिमरू के सारे सपने टूट जाते हैं। वो कहती है कि वो रिमरू के फ्यूचर में कुछ भी बता सकती है। तभी एक एल्फ लड़की कहती है कि वो ना रिमरू सर की फ्यूचर पार्टनर को देखा जाए। काइजिन और ड्वार्फ ब्रदर भी फ़ौरन मान जाते हैं और तभी वो लड़की रिमरू की फ्यूचर पार्टनर को ग्लोब में ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद ग्लोब में एक लड़की का चेहरा नजर आता है जो कुछ बच्चों को गले से लगा रही थी। रिमरू उसे देख के शर्माने लगता है और काइजिन और ड्वार्फ ब्रदर दोबारा से रिमरू को चिढ़ाने लग जाते हैं, जिस पर रिमरू फिर से इरिटेट हो जाता है। ये सब मजाक मस्ती कर ही रहे थे कि तभी बार के अंदर मंत्री वेस्टा आ जाता है। वो सबसे पहले काइजिन को चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब काइजिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता तो वो रिमरू को देख के गुस्सा करने लगता है। वह एल्फ से पूछता है कि इस स्लाइम मॉन्स्टर को यहाँ पे आने की इजाज़त भी किसने दी है, जिस पे बार अटेंडेंट वेस्टा का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है, और लेकिन वेस्टा वो ड्रिंक सारी की सारी रिमरू के ऊपर गिरा देता है। रिमरू तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर ही लेता है क्योंकि वो काइजिन के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता, लेकिन तभी काइजिन खड़ा होता है और वेस्टा के मुंह पे एक मुक्का दे मारता है। वेस्टा काइजिन से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा अंजाम क्या होगा, जिस पे काइजिन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वेस्टा को और भी ज़्यादा पीटने लग जाता है। इसके बाद काइजिन रिमरू से पूछता है कि वो एक लोहार को ढूंढ रहे थे तो उसके बारे में क्या ख्याल है, जिस पे रिमरू कहता है कि अगर आप मिल गए तो मज़ा ही आ जाएगा। ये सुनने के बाद काइजिन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ड्वार्फ आर्मी आ जाती है और वो काइजिन, रिमरू और साथ ही साथ ड्वार्फ ब्रदर को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइजिन रिमरू और ड्वार्फ ब्रदर से सॉरी बोलता है। इसके बाद ड्वार्फ ब्रदर रिमरू से कहते हैं कि अगर काइजिन रिमरू के अंडर काम करेगा तो वो भी रिमरू का साथ देंगे, जिस पे रिमरू बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद काइजिन अपना और वेस्टा का रिश्ता इन सबको बताता है। काइजिन बताता है कि वो आज से कुछ साल पहले ड्वार्फ फैमिली मेंबर था और वहीं काइजिन एक कॉमनर था, और जिसकी वजह से वेस्टा हमेशा से काइजिन से जलता आया है।
उस वक्त वेस्टा के ऊपर मैजिकल वॉरियर नाम के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का बहुत ज़्यादा दबाव था, लेकिन वो फेल हो जाता है और वो सारा का सारा ब्लेम काइजिन के ऊपर डाल देता है। वो काइजिन के खिलाफ सबूत और गवाह भी इकट्ठे कर लेता है और काइजिन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन वेस्टा यहाँ पर नहीं रुकता और वो हर मौके पर काइजिन को तंग करने की कोशिश करता है, जिस तरीके से उसने ये तलवारों के टाइम पे किया है। रिविटो को ये सुन के गुस्सा आता है, लेकिन काइजिन कहता है कि वेस्टा दिल का बुरा नहीं है, शायद वो जब ड्वार्फ किंगडम से चले जाएगा तो उसे थोड़ी शांति मिल जाएगी। अगले दिन हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को पहली दफ़ा ड्वार्गोन किंगडम के राजा यानी किंग गज़ेल दिखाए जाते हैं, जो काफ़ी पावरफुल लग रहे थे। किंग गज़ेल के आते ही कार्रवाई शुरू हो जाती है और वेस्टा अपने पैसों की मदद से काइजिन के रिप्रेजेंटेटिव को खरीद लेता है। वो रिप्रेजेंटेटिव काइजिन के ही खिलाफ गवाही देता है। वो कहता है कि काइजिन ने बिला वजह वेस्टा के ऊपर हमला किया और वेस्टा को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। कोर्ट काइजिन को 20 साल माइन में कड़ी मजदूरी करने की सज़ा देता है और उसके सारे साथियों को 10 साल की सज़ा देता है। ये सुनने के बाद किंग गज़ेल काइजिन को ऑफर करते हैं कि अगर वो सज़ा से बचना चाहता है तो वो उनके पास अपनी पोस्ट पे वापस आ जाए, लेकिन काइजिन कहता है कि उसने अपने नए मास्टर को चुन लिया, जो है स्लाइम रीमोरू। और वो कहता है कि महाराज, आप जानते हैं कि मैं जिसके नीचे काम करूँ मैं उसे पूरा पूरा साथ देता हूँ। ये सुनने के बाद किंग गज़ेल गुस्से में आ जाते हैं और काइजिन और ड्वार्फ ब्रदर को देश से निकाल देते हैं। काइजिन, रीमोरू और ड्वार्फ ब्रदर अपना बोरिया बिस्तरा बांधने के लिए चले जाते हैं। जब दरबार में वेस्टा और किंग गज़ेल ही रह जाते हैं तो किंग गज़ेल कहते हैं कि आज उन्होंने अपने खास साथी को खो दिया है। ये सुनने के बाद वेस्टा कहता है कि काइजिन आपका किस तरीके से खास आदमी हो सकता है, उसने तो अपना मास्टर एक स्लाइम को बना लिया है। ये सुनने के बाद किंग गज़ेल कहते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि जो खास आदमी की बात मैं कर रहा हूँ काइजिन है, वो तुम हो वेस्टा, आज मैंने तुम्हें खो दिया। ये सुनने के बाद वेस्टा बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। वो कहते हैं कि वो शुरू से ही मैजिकल वॉरियर प्रोजेक्ट को देख रहे थे और वो जानते हैं कि वो तुम्हारी गलती की वजह से फेल हुआ था, लेकिन वो अभी तक इंतजार कर रहे थे कि कब तुम उन्हें सच बताओ। ये सुनने के बाद वेस्टा थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन तभी किंग गज़ेल का एक ऑफिसर आता है जो वेस्टा को हीलिंग पोशन दिखाता है जो रीमोरू ने बनाया था। ये हीलिंग पोशन देख के वेस्टा बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये 100% हर बीमारी को ठीक कर सकता है, जबकि ड्वार्गोन किंगडम अपनी सारी साइंटिफिक पावर यूज़ करके भी 99% तक ही ये दवाई को बना सकते थे। इसके बाद किंग गज़ेल बताता है कि ये जो दवाई है ये हमें उसी स्लाइम ने दी है जिसे तुम बुरा भला कह रहे थे, और तुम्हारी वजह से हमारा उस स्लाइम के साथ रिश्ता बिगड़ गया है। अब तक तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आइंदा जाके बाद मुझे अपनी कभी भी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर किंग गज़ेल दरबार से चले जाते हैं और वेस्टा वहीं पर गिर के रोना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें ड्वार्गोन किंगडम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन काइजिन और ड्वार्फ ब्रदर को आखिरी दफ़ा अलविदा कहता है। उसके बाद कहता है कि आज से आप सबको देश से निकाला जाता है। इसके बाद काइजिन और ड्वार्फ ब्रदर रीमोरू के साथ उसके गांव की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को ब्लू मून किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ पर वही एडवेंचरर्स जो वेल्डोरा की गुफा को इन्वेस्टिगेट करने आए थे अपने गिल्ड मास्टर को पूरी रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि केव में वेल्डोरा का नाम निशान भी नहीं था। पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद गिल्ड मास्टर कहता है कि ठीक है, अब तुम 3 दिन की छुट्टी पर जाओगे और 3 दिन बाद तुम जूड़ा के फॉरेस्ट के इर्द गिर्द सारे मॉन्स्टर्स को देखोगे कि वहाँ पर मॉन्स्टर हलचल तो नहीं मचा रहे। ये सुनने के बाद एडवेंचरर्स पहले तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि 3 दिन की छुट्टियां बहुत ज़्यादा कम हैं, ना तो हम लोग सही से आराम कर पाएँ ना ही खा पाएँ, हम लोगों को और भी ज़्यादा छुट्टियां चाहिए। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हें ये सब गिल्ड मास्टर के सामने कहना चाहिए था, अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो चुप करके अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं। ये सब अभी बात कर ही रहे थे कि तभी इनके पीछे एक अनजान लड़की आती है और वो कहती है कि अगर तुम लोग जूड़ा के फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। जिस पे उनकी टीम का कैप्टन तो मना कर ही रहा था, लेकिन तभी उनके ग्रुप में से एक लड़की आगे आती है और कहती है कि हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें ले चलेंगे, और वैसे भी हम एडवेंचरर्स हैं और जितने ज़्यादा एडवेंचरर्स होते हैं तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद हम लोगों को इन एडवेंचरर्स के नाम पता चलते हैं, जो कि होते हैं एरन, कावरू और जॉर्ज। और यहाँ पर वो स्ट्रेंजर लड़की अपना नाम भी बताती है जो होता है शीजू। इसके बाद ये सब एक साथ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें रीमोरू के गांव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काइजिन पूरे गांव का लोहार बन चुका है। ड्वार्फ ब्रदर में से सबसे बड़ा भाई गांव का आर्मर मेकर बन चुका है, जबकि दरमियान वाला भाई अपनी क्राफ्टिंग स्किल सारे गांव वालों को सिखा रहा है, और सबसे छोटा भाई जो कभी नहीं बोलता वो गांव का आर्किटेक्चर बन चुका है। इसी के साथ साथ रीमोरू का गांव शहर बनना शुरू हो चुका है। रीमोरू ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, और इसके बाद हमें थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही रीमोरू काइजिन और बाकी सबको लेके आया था तो बहुत सारे और गोब्लिन गांव भी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। रीमोरू पहले तो उन्हें लेने से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही ग्रेसेज उसे बताता है कि ऑर्क, लिजर्ड मैन और ओगर इस जूड़ा के फॉरेस्ट पे कब्जा करने के लिए दूसरी स्पीशीज को मार रहे हैं, और अगर इन गोब्लिन्स को अकेला छोड़ा गया तो ये सब मर जाएंगे, तो रीमोरू मान जाता है और इन सारे नए गोब्लिन्स का नाम रख के पूरे 3 दिन तक सोता रहता है।
3 दिन बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिंगरू पूरे तरीके से ठीक हो गया और गाँव में इधर-उधर घूम रहा है। तभी हमें गोब्ता दिखाया जाता है जो कि अपने वुल्फ को समन कर लेता है। रिंगरू ये देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और हम लोगों को बताया जाता है जब गोब्ता को ड्वार्गन किंगडम की जेल में अकेला छोड़ दिया गया था तो इसके पास और कोई भी नहीं था, ये मदद के लिए पुकारता रहा और तभी इसने अपने टेम्पेस्ट वुल्फ को समन कर लिया और उसी पे बैठ के वहाँ से भाग आया। रिमरू अभी गांव को घूम ही रहा था लेकिन तभी रिगर्ड उसके पास भागता हुआ आता है जो अब गोब्लिन किंग बन चुका है। रिगर्ड रिमरू को आके बताता है कि गांव के इर्द गिर्द इन्होंने कुछ इंसानों को देखा है जिनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें वो इंसान दिखाए जाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि एडवेंचरर्स और शिजू ही होते हैं। वो सब रेड आर्ट मॉन्स्टर से बच के भाग ही रहे थे लेकिन तभी शिजू अपनी पावर का यूज़ करती है और आग का एक सैलाब बनाकर काफ़ी सारी आंट्स को मार देती है। लेकिन तभी एक आंट शिजू के ऊपर हमला करती है और शिजू ज़मीन पे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले वो पूरा हमला कर पाया तभी आसमान से एक ब्लैक लाइटनिंग आके उस मॉन्स्टर के बचती है और वो मॉन्स्टर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है तो हमें पता चलता है ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि रिमरू ने उन्हें बचाने के लिए किया है। इस बार रिमरू उन सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और उन्हें अपने गाँव में ले जाता है। रिगर्ड उन्हें कुछ खाने के लिए देता है और जैसे ही रिमरू उनके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि ये सब जानवरों की तरह खाना खा रहे हैं। ये देखकर रिमरू कुछ भी नहीं करता लेकिन तभी रिगर्ड उन सबको बताता है कि हम सबके मास्टर और नहीं बल्कि ये रिमरू स्लाइम है। ये सुनकर एडवेंचरर्स को यकीन नहीं आता कि एक स्लाइम इन सब का मास्टर किस तरीके से हो सकता है, लेकिन रिमरू कहता है कि मैं क्यों इनका लीडर नहीं बन सकता। इसके बाद रिमरू अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ रिमरू दी स्लाइम और मैं कोई बुरा स्लाइम नहीं हूँ। अब इस बात में जो मैं बुरा स्लाइम नहीं हूँ ये एक गेम से इंस्पायर्ड था जो कि दूसरी दुनिया की गेम थी। ये एक जोक था जो कि शिजू समझ जाती है। जैसे ही शिजू समझती है तो रिमरू को पता चल जाता है कि शिजू भी दूसरी दुनिया से आई है। शाम को जब शिजू अकेली होती है तो रिमरू उसके पास आता है। वो फौरन ही रिमरू को अपनी गोद में उठा लेती है। इसके बाद शिजू रिमरू से पूछती है कि जो उसने पहले एक डायलॉग बोला था वो एक गेम का डायलॉग है ना, जिस पे रिमरू हाँ कहता है। वो कहती है कि उसने तो वो गेम नहीं खेली लेकिन उसके एक स्टूडेंट ने ये गेम खेली हुई है जिसने उसे ये डायलॉग भी बताया था। इसके बाद रिमरू शिजू से पूछता है कि वो किस ज़माने से इस दुनिया में आई है और वो कब से इस दुनिया में है। तो शिजू बताती है कि उसे तो काफ़ी टाइम हो गया इस दुनिया में आए हुए और वो बताती है कि जिस वक्त वो अचानक से टेलीपोर्ट हुए थे तब वो आग के समुंदर से बच के भाग रहे थे और आसमान से अजीब से बम गिर रहे थे, यानी वो एक वॉर का टाइम था। उस वॉर के दौरान शिजू की मून की डेथ हो गई और शिजू अचानक से एक आग के बॉन्डर में फंसी और यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गई। रिमरू को ये सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है लेकिन तभी ग्रेट स्टेज से कहता है कि उसे थॉट कम्युनिकेशन यूज़ करनी है। थॉट कम्युनिकेशन का यूज़ करके वो शिजू को वो मेमोरीज दिखाना शुरू कर देता है जो उसने देखी हैं। इन मेमोरीज में वो शिजू को टोक्यो को डेवलप होते हुए दिखाता है और फुली डेवलप टोक्यो भी दिखाता है, जिसे देख के शिजू बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन तभी शिजू को कुछ होने लग जाता है जिस वजह से वो रिमरू को नीचे फेंक देती है। रिमरू शिजू से पूछता है कि क्या उसकी तबीयत ठीक है, तो शिजू कहती है हाँ उसकी तबीयत ठीक है, बस उसे थोड़ा चक्कर आ रहे हैं। तभी हर्जिन आता है और रिमरू को ले जाता है। इसके बाद हम लोगों को शिजू की कुछ पॉजिटिव मेमोरीज दिखाई जाती है जहाँ पर जैसे ही शिजू इस दुनिया में समन हुई थी फिर उसके सामने उसका समनर खड़ा था। वो शिजू को देख के कहता है कि ये भी एक फेलियर है, ना ही मेरे किसी काम आ सकती है ना कुछ और, लेकिन शायद ये इफ्रीतो ये कुछ काम आ जाए। तभी वो फायर स्पिरिट इफ्रीतो समन करता है और वो उसे शिजू के अंदर डाल देता है। शिजू को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हुआ है, लेकिन तभी उनके सामने एक बर्ड मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। वो बर्ड मॉन्स्टर शिजू के समनर को देख के कहता है कि लियोन अब मैं तुम्हें मारकर खुद एक डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा और बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। तभी लियोन शिजू की तरफ गुस्से से देखता है और शिजू के अंदर की फायर स्पिरिट जाग जाती है। वो उस बर्ड मॉन्स्टर की तरफ हाथ करती है और एक फायर अटैक करती है जिससे वो वहीं पर भस्म हो जाता है, जिसे देख के लियोन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि फ्री तो तुम इसका सही से इस्तेमाल करना। इसके बाद काफ़ी टाइम गुजर जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि शिजू थोड़ी बड़ी हो गई है और अब उसने अच्छे कपड़े भी पहने हैं। शिजू के एक दोस्त भी है और ये लियोन के कैसल के बाहर खेल रही हैं। तभी इन्हें एक फॉक्स मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम ये पैको रख देते हैं और उसे अपने साथ कैसल ले जाते हैं। फॉक्स मॉन्स्टर लियोन को देख के अजीब तरीके से बिहेव करता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी शिजू के अंदर का इफ्रीत तो दोबारा से उस पर हावी हो जाता है और उसकी दोस्त को और उसके फॉक्स मॉन्स्टर दोनों को मार डालता है। ये देख के शिजू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहीं पर गिर के रोना शुरू कर देती है। तभी शिजू की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये एक सपना था। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोगों को शिजू दिखाई जाती है जो रिमरू के गांव के बाहर खड़ी है। रिमरू शिजू से पूछता है कि क्या उसका जाना ज़रूरी है, तो शिजू कहती है कि हाँ उसका जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक सफ़र पर है जहाँ पर वो अपने सामंदर को ढूंढ रही है। जिस पे रिमरू पूछता है कि क्यों, तो शिजू चुप कर जाती है। तो रिमरू कहता है कि तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकती हो। क्यों डांगा? हाँ मास्टर, ये जब चाहे यहाँ पे आ सकती हैं। इसके बाद शिजू डांगा और रिमरू को गुड बाय कहती हैं और अपने कैंप में वापस चले जाती हैं। जैसे ही शिजू कैंप्स में आती है और अपना सामान बांधने लगती है तो एरन कहती है कि वो चाहती है कि शिजू उनके साथ एडवेंचर्स पे जाए। वो चाहती है कि शिजू उनके साथ घूमे फिरे, मौज करे। शिजू एरन से कहती है कि वो एक सफ़र पे निकली हुई है, उसे अपना सफ़र मुकम्मल करना ही होगा।
एरन शीज़ू को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन शीज़ू नहीं मानती। इसके बाद ये सब कैंप से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और शीज़ू सबको गुड बाय कहकर जाने लगती है। शीज़ू इन एडवेंचर्स के साथ जा ही रही थी लेकिन तभी शीज़ू की बॉडी में अजीब सा रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। शीज़ू हवा में उड़ जाती है और कहती है कि मैं किसी को भी मारना नहीं चाहती। कैप्टन तभी समझ जाता है कि ये शीज़ू इज़ुकावा है जिसे क्वीन ऑफ फायर भी कहते हैं, लेकिन ये तो अभी रिटायर हो चुकी है। तभी शीज़ू इफ्रीतो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसे देखते ही एडवेंचर टीम का कैप्टन पहचान जाता है कि फायर स्पिरिट इफ्रीतो है। एडवेंचर इफ्रीतो को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं लेकिन वो शीज़ू को बचाना भी चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पर रुके रहते हैं और कहते हैं कि वो इफ्रीतो को हरा देंगे। रिमरू भी उनकी मदद करने के लिए आगे आता है और वो रिगर्ड को कहता है कि वो गाँव को फ़ौरन ही खाली कर दे। रिगर्ड रिमरू के ऑर्डर पे गांव को खाली कराने के लिए चले जाता है और दूसरी तरफ इफ्रीतो अपनी पावर का यूज़ करते हुए 3 मैजिकल बीस्ट को समन कर लेता है। रिमरू रांगा को समन करता है और 2 बीस्ट को दूसरी तरफ ले जाता है। वहीं पे वो सारे एडवेंचर मिल के एक बीस्ट को संभाल रहे होते हैं। वो बीस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिमरू ग्रेट सेज से पूछता है कि अगर वो सारा पानी एक साथ इनके ऊपर छोड़ दे जो उसकी बॉडी में है तो क्या होगा, जिसपे ग्रेट सेज बताता है कि एक बहुत बड़ा धमाका होगा और अर्थ का एक पार्ट तबाह हो जाएगा। जिसपे रिमरू कहता है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। रिमरू सोच ही रहा होता है कि वो कौन सा अटैक यूज़ करे जिससे इन मैजिकल बीस्ट को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन तभी वो एरन को देखता है जो अपना एक अटैक आइसैकल आइस यूज़ करती है जिससे उस मैजिकल बीस्ट को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। जिसे देखकर रिमरू एरन से कहता है कि वो उसके ऊपर हमला करे। एरन पहले तो झिझकती है लेकिन रिमरू के कहने पे वो फ़ौरन ही अटैक कर देती है। रिमरू उसके अटैक को ऑब्जर्व कर लेता है और रांगा की मदद से उन दोनों के ऊपर से छलांग मारते हुए बहुत सारे आइसिकल अटैक को समन करके उन दोनों बीस्ट को मार देता है। तभी तीसरा बीस्ट उन एडवेंचर्स के सामने आके ब्लास्ट हो जाता है और इन एडवेंचर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। रिमरू रांगा को ऑर्डर देता है कि उन एडवेंचर्स को लेकर दूर चला जाए और वो इफ्रीतो से अकेला ही लड़ेगा। इस पर रांगा पहले तो मना करता है लेकिन रिमरू के कहने पे वहाँ से चले जाता है। इसके बाद रिमरू इफ्रीतो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इफ्रीतो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है और रिमरू को पूरी तरीके से घेर लेता है। वो रिमरू के ऊपर हमला करने वाला था लेकिन तभी रिमरू अपना आइसिकल शॉटगन अटैक यूज़ करता है और उसके सारे क्लोन्स को तबाह कर देता है। इससे पहले रिमरू को छोड़ कर पाए इफ्रीतो रिमरू के नीचे बहुत बड़ा एक मैजिकल सर्कल बनाता है और रिमरू को आग के बॉर्डर में घेर लेता है। रिमरू जल्दी से जलने लगता है और कहता है, अरे मैं जल गया, मैं तो मरने वाला हूँ, अब मुझे कौन बचाएगा। लेकिन तभी रिमरू को फील होता है कि उसे तो गर्मी फील ही नहीं हो रही, जिसपे ग्रेट सेज बताता है कि हीट रेजिस्टेंस और थर्मल फ्लक्चुएशन स्किल की वजह से ये अटैक खुद ही नलीफाई हो चुका है। जिसपे रिमरू कहता है, अब आएगा ना मजा। इफ्रीत तो समझता है कि उसने रिमरू को मार दिया और वहां से चल के बाकी सब पे हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी रिमरू अपने थ्रेड की मदद से उसे बांध देता है। जैसे ही रिमरू इफ्रीतों के सामने आता है वो अपनी प्रीडेटर स्किल को यूज करता है और इफ्रीतों को खा जाता है। इफ्रीतो को खाते ही शीज़ो बच जाती है और वो दूर पड़ी होती है, तो रिमरू उसे बचाने के लिए चले जाता है। इफ्रीतो वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा था लेकिन तभी उसी की आवाज़ सुनती है, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मेरा दोस्त है। और ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग ड्रैगन वेल्डोरा की। फिर वेल्डोरा की आवाज़ सुनकर इफ्रीतो बहुत ज़्यादा डर जाता। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को शीज़ो रिमरू के कैंप में दिखाई जाती है जहाँ पे शीज़ो अपना पूरा पास्ट रिमरू को बताती है कि किस तरीके से उसे एक डीमन लॉर्ड ने समन किया था और समन होने के बाद वो काफी साल उस डीमन लॉर्ड की खिदमत करती रही। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हीरो ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया और शीज़ो फिर भी उस कैसल की हिफाजत कर रही थी। अब ये इफ्रीतो की मर्जी थी या फिर शीज़ो की विल, उसे नहीं पता। लेकिन एक दिन हीरो वहाँ पर भी आ गई। शीज़ो ने बहुत कोशिश की लेकिन हीरो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और शीज़ो उसे नहीं हरा पाई। शीज़ो हीरो के गले लग के बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो बताती है कि ये मास्क भी उसे हीरो नहीं दिया है, जो शीज़ो की मैजिकल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिससे इफ्रीतो की पावर थोड़ी बहुत शीज़ो यूज़ कर सकती है। शीज़ो बताती है कि वो हीरो के साथ बहुत लंबे टाइम तक रही और इस हीरो के साथ काफ़ी सारे मिशंस पड़ भी गई, लेकिन एक दिन अचानक से हीरो कहीं गायब हो गई, ना उसने कुछ बताया ना कुछ और, जिससे शीज़ो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। लेकिन उसने अपना रास्ता चुन लिया था। वो इफ्रीतो की पावर यूज़ करके बहुत सारे मॉन्स्टर को डिफीट करती है और खुद को क्वीन ऑफ द फायर कहलवाना शुरू कर देती है। उसने बहुत सारे लोगों की मदद की, लेकिन जब उसे लगा कि इफ्रीतो की पावर उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो उसने एडवेंचर से रिटायरमेंट ले ली और उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया जहाँ पे अदर वर्ल्डर बच्चों को रखा जाता है। स्कूल का नाम सुन के रिमरू बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो शीज़ो से पूछता है कि यहाँ पर कहीं स्कूल भी है, तो शीज़ो बताती है कि वो इंग्राशिया किंगडम में एक स्कूल है जहाँ पर अदर वर्ल्डर बच्चों को पढ़ाया जाता है। रिमरू ये सुन के बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। इसके बाद शीज़ो बताती है कि उस स्कूल से बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए, जिनमें से एक तो बाद में एक ग्रैंड मास्टर बना जो पूरी दुनिया की गिल्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर शीज़ो बताती है कि जब उसे पता चल गया कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है तो वो अपने समनर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रिमरू पूछता है कि वो अपने समनर को ढूंढ क्यों रही थी, तो शीज़ो बताती है कि वो बस ये चाहती थी कि उसका समनर उसे एक इंसान की तरह देखे, जिस पर रिमरू को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और इसके बाद शीज़ो रिमरू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बॉडी को ऑब्जॉर्व कर ले,
जिस पे रीमरू बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो शिज़ू बताती है कि वो नहीं चाहती कि वो इस मिट्टी के अंदर मिले, वो चाहती है कि रीमरू उसकी बॉडी को ऑब्जर्व कर ले ताकि ना तो इस दुनिया के अंदर रह सके और ना ही इस मिट्टी के अंदर मिल सके। वो इस दुनिया से बहुत ज़्यादा नफरत करती है लेकिन नफरत करना नहीं चाहती। रीमरू शिज़ू की बात समझ आता है और वो पूछता है कि उसका समनर है कौन। तो शिज़ू उसका नाम बता देती है जो कि होता है डीमन लॉर्ड क्रॉनविल। रीमरू ये सुन के अपने मन में सोच लेता है वो एक दिन शिज़ू का बदला लियोन क्रॉनविल से लेगा और इसके बाद वो शिज़ू की बॉडी को ऑब्जर्व कर लेता है। तभी रिगर्ड और एडवेंचर्स अंदर आते हैं और वो रीमरू की ऐसी बॉडी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो समझते हैं कि किसी और का बच्चा यहाँ पे खो चुका है। थोड़ी देर बाद रीमरू उनके सामने कपड़े पहन के बैठता है तो उन सबको उसमें छोटी शिज़ू की झलक नज़र आ रही होती है। वो सब रीमरू से पूछते हैं कि क्या वो असल में रीमरू ही है। तो रीमरू खुद को वापस लाइम में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसके बाद रीमरू उन सबको शिज़ू के आखिरी वर्ड्स बताता है और बताता है कि शिज़ू तुम सबके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसपे एडवेंचर रीमरू को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक दफ़ा दोबारा शिज़ू की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाए। जैसे रीमरू उनकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है तो साथ ही एडवेंचर्स उसे गले लगा लेते हैं और शिज़ू को गुड बाय कहना शुरू कर देते हैं। रीमरू को ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके बदले रीमरू उन सबको अच्छे इक्विपमेंट दे देता है। इन एडवेंचर्स ने इतने अच्छे इक्विपमेंट पहली दफ़ा पहने थे जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और जब उन्हें पता चलता है कि काइजिन और ड्वार्फ ब्रदर्स जब आए हैं तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि काइजिन और ड्वार्फ ब्रदर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। वो काइजिन से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लोगों को एक ऑर्क दिखाया जाता है जो कि एक रेगिस्तान में अकेला घूम रहा था, लेकिन तभी वो भूख प्यास की वजह से ज़मीन पे गिर जाता है और उसके पास एक आदमी आके कहता है कि मैं तुम्हें नाम और खाना दूंगा और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। वो कहता है कि उसका नाम गैलम्यूड है, लेकिन अगर वो ऑर्क चाहे तो उसे पापा भी कह सकता है। गैलम्यूड उस ऑर्क को गार्ड का नाम देता है और उसे खाना भी देता है। तभी दूर से कोई इंसान इसे देख रहा था और वो कहता है कि अभी ये ओक एक ओक डिजास्टर बनेगा और इस पूरे जूरा के फॉरेस्ट को तबाह कर देगा।